मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं बच्चों सीधा क्लास की तरफ। लास्ट क्लास में वी डिस्कस दिस चैप्टर क्वालिटी। इस चैप्टर को एक बार फटाफट से इसका एक रिकैप कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं और फिर सीधा क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ेंगे, जो क्वेश्चन आंसर्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों। तो इस क्वालिटी चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, जैसे कि इस चैप्टर का नाम ही है क्वालिटी। दिस सजेस्ट दैट कि आज के टाइम में जो क्वालिटी है वो कैसा होती जा रही है बच्चों, क्वालिटी डिक्रीज हो रही है। और एडवर्टीजमेंट के थ्रू और प्रमोशन के थ्रू जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो अपने ब्रांड को और ज्यादा प्रमोट करती जा रही हैं और सेल करती जा रही हैं। कुछ ऐसा ही एग्जांपल हमने इसमें देखा था मिस्टर जेस्लर का, जो कि क्या थे, एक जर्मन व्यक्ति थे, पर ही वॉज अ शू मेकर। वो बहुत ही अच्छा शू बनाया करते थे, लेदर शू बनाते थे। उनकी उनकी जो स्किल थी, ही वॉज वेरी गुड एट हिज स्किल। ठीक है, वो अपने कार्य में बहुत ही ज्यादा कुशल थे। लेकिन धीरे धीरे क्या होता चला गया, जैसे जैसे उस समय के साथ वो भी बूढ़े होते गए और वहां पे लंदन में बड़ी बड़ी कंपनीज आने लगी, जो कि क्या करती थी, बहुत ज्यादा पैसा लगाती थी प्रमोशंस में, ब्रांड के, अपने ब्रांड के प्रमोशन में और उनके एडवर्टीजमेंट में। और वहीं पे पीछे रह जाते थे कौन, मिस्टर जेस्लर, क्योंकि ही वॉज अ नॉर्मल शू मेकर। वो उनके पास भले ही क्वालिटी थी, ठीक है, उनके पास स्किल था अपना, लेकिन उनके पास उतना पैसा नहीं था कि वो क्या कर सके, वो एडवर्टीज कर सके, एडवर्टीजमेंट कर सके, या फिर अपना क्या कह सकते हैं आप, विज्ञापन वगैरह छाप सके अपने ब्रांड का या फिर अपने शूज का। ठीक है। तो वो क्या करते थे, वो अपना सारा पैसा किस में लगा देते थे बच्चों, वो सारा पैसा लगाते थे अपने काम में, अपनी क्वालिटी में। ठीक है, ताकि जो उनका लेदर हो वो फर्स्ट क्लास का लेदर हो, वो अपने जो कस्टमर्स हैं उनको सबसे बेस्ट लेदर प्रोवाइड कर सके। तो उनका पूरा जीवन, और कह सकते हैं आप उनका पूरी दिनचर्या सिर्फ और सिर्फ इसमें निकल जाती थी। वो अच्छे से अच्छा लेदर मंगाते थे और उस पर पूरा दिन भर काम करते रहते थे। इवन वो खुद का भी ज्यादा ध्यान नहीं देने लगे थे। और धीरे धीरे यही रीजन बना कि एक दिन उनकी डेथ भी हो जाती है। और जब ये ऑथर को पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। तो ये हमारा चैप्टर था इस बारे में। ठीक है, तो अब देखते हैं बच्चों इसके क्वेश्चन आंसर्स। यहाँ पे किसी को कोई डाउट? तो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आप अपनी बुक में देख पा रहे होंगे। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, मैं रिसाइट कर देता हूं और साथ ही साथ यहाँ पे क्वेश्चन को शॉर्ट में लिख भी देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 इज, व्हाट वाज ऑथर्स what was author's opinion about Mr. Gessler as a bootmaker। ठीक है, जो ऑथर है हमारा, उसका मिस्टर गेस्लर के लिए क्या विचार है, ठीक है, क्या विचारधारा है, या फिर वो क्या नजरिया रखता है मिस्टर गेस्लर के लिए एज अ बूट मेकर। वो क्या सोचता है कि क्या वो एक अच्छे बूट मेकर थे या फिर एक बेकार बूट मेकर थे। ठीक है, तो इसका आपको आंसर देना है। व्हाट वाज ऑथर्स ऑथर्स ओपिनियन अबाउट मिस्टर गेस्लर एज अ शू मेकर। बताइए बच्चों, क्या ओपिनियन रहा था ऑथर का। यस, ही हैज अ पॉजिटिव ओपिनियन। वो रिस्पेक्ट करता था मिस्टर गेस्लर की बहुत ज्यादा, और वो ये मानता था कि मिस्टर गेस्लर पूरे टाउन में सबसे बेस्ट शू मेकर हैं। इसीलिए वो बार बार उन्हीं के पास शूज बनाने जाता था। और जब उसने देखा कि मिस्टर गेस्लर की जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो दिन प्रतिदिन वीक होती जा रही हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर करता रहता था मिस्टर गेस्लर के यहाँ से बूट्स, ताकि उनको उनका बिजनेस जो है वो और अच्छे से चलता रहे। तो डिस्कस कर लेते हैं इसका आंसर। अकॉर्डिंग टू द ऑथर के अकॉर्डिंग मिस्टर गेस्लर वॉज द बेस्ट शू मेकर इन द सिटी। ठीक है, तो आप नोट करते चलेंगे। ही मेड ओनली वट वॉज ऑर्डर्ड। वो सिर्फ वही बनाता था जिसका कि उसे ऑर्डर दिया जाए। ठीक है, तो यानी कि लोग उनसे ऑर्डर पे बनवाया करते थे शूज, तो वो इतने ज्यादा फेमस थे और उनका काम इतना ज्यादा फेमस था। एंड वॉट ही मेड
नेवर फेल टू फिट, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो भी वो बनाते थे वो कभी लोगों को निराश नहीं करता था। ठीक है। द बूट मेड बाय हिम येट सीम्स मिस्टीरियस एंड वंडरफुल। जो बूट्स वो बनाते थे वो कैसे थे दिखने में? मिस्टीरियस। मिस्टीरियस क्यों? क्योंकि लोग ये हैरान होते थे कि इतने शानदार बूट्स कोई कैसे बना सकता है, और साथ ही साथ दे वर वंडरफुल। ही वॉज द परफेक्ट आर्टिस्ट इन दिस जॉब। तो वो क्या कहता है कि वो अपनी जॉब में एक परफेक्ट कलाकार थे। वो उनको सिर्फ एक शू मेकर नहीं समझता, वो उनको एक आर्टिस्ट, एक कलाकार का दर्जा भी देता है। क्लियर बच्चों? इस आंसर को आप फटाफट से नोट कीजिए, फिर हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप स्टूडेंट्स आपने ये आंसर नोट डाउन कर लिया है। तो हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी बच्चों मैं आपके लिए यहीं पे लिख रहा हूँ। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रिसाइट द क्वेश्चन, देन आई विल राइट। Why did the author, आप अपनी बुक से इसको रेफर कीजिए, Why did the author visit the shoemaker very infrequently? ठीक है, यानी कि जो ऑथर है वो इतनी तारीफ करता है मिस्टर गेस्लर की या फिर शूमेकर की, लेकिन फिर भी वो इनकी शॉप में बहुत कम क्यों जाया करता था? इसका रीजन बताइए। और ये रीजन बुक में हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। Why did the author visit the shoemaker so infrequently? इनफ्रीक्वेंटली का मीनिंग होता है बच्चों कभी कभार, जैसे हम बोलते हैं ना कभी कभार, बहुत कम। और अगर यहाँ पे इनफ्रीक्वेंटली की जगह फ्रीक्वेंटली लिखा होता है तो उसका मतलब होता है कि बार बार। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है फ्रीक्वेंटली में और इनफ्रीक्वेंटली में। तो देखिए इसका आंसर, जैसा कि हमने चैप्टर जब रीड किया था तो उसमें भी देखा था कि वो कभी कभी उनकी शॉप में इसलिए जाया करता था क्योंकि जो उनके बनाए हुए बूट्स होते थे बच्चों, वो इतने स्ट्रांग होते थे, उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि वो कभी फटते ही नहीं थे। वो बहुत सालों तक देवर देयर वाज नो वियर एंड टियर, मतलब उनमें कोई भी खराबी नहीं आती थी, ना वो कभी फटते थे। तो कोई रीजन ही नहीं मिलता था उनकी शॉप में दोबारा से जाने का, क्योंकि आप किसी शॉप में दोबारा कब जाएंगे? जब वो पहले ली हुई चीज खराब हो जाएगी तभी तो आप नई चीज लेने के लिए जाएंगे। लेकिन उनकी जो पुरानी चीज थी वही कभी खराब नहीं होती थी, सालों साल चलती थी, तो इसलिए जाने का मौका नहीं मिलता था। तो दिस वॉज द रीजन। तो जान लेते हैं बच्चों आंसर को। द बूट्स मेड बाय मिस्टर गेस्लर लास्टेड टेरिबली। ठीक है, लास्टेड टेरिबली का मतलब यही है कि बहुत लंबे समय तक टिके रहते थे। लास्ट लॉन्गर देन द यूजुअल, यूजुअल लाइक हैविंग समथिंग बियॉन्ड टेम्पररी। उनके जो शूज थे वो और शूजों के मुताबिक बहुत लंबे समय तक चलते थे। जैसे कि बाकी शूज जो होते थे, बाकी शूज कैसे होते थे? टेम्पररी होते थे, बट उनके शूज टेम्पररी नहीं थे, वो बहुत लंबे समय तक चलते थे। देयरफॉर द ऑथर विजिट्स द शॉप सो इनफ्रीक्वेंटली। तो आप आंसर लिखेंगे इसी वजह से जो ऑथर है वो शॉप बहुत इनफ्रीक्वेंटली जाया करता था। क्लियर है बच्चों आंसर? नोट डाउन कीजिए फटाफट से, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपका थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ ऑथर्स रिमार्क ऑन मिस्टर गेस्लर अबाउट सर्टेन पेयर ऑफ बूट्स। ठीक है, कुछ सर्टेन पेयर ऑफ बूट्स जो होते हैं, जो ऑथर कहता है मिस्टर गेस्लर से कि अच्छे नहीं थे, तो उसका क्या असर पड़ता है मिस्टर गेस्लर पर, ये देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नोट डाउन कर लूं एक बार, फिर आप आंसर क्यों डिस्कस करेंगे। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ ऑथर्स रिमार्क ऑन मिस्टर गेस्लर अबाउट
certain pair of shoes, certain pair of shoes, और आप कह सकते हैं boots, certain pair of boots। तो इसका आंसर डिस्कस करते हैं बच्चों। लेट्स सी द आंसर। When authors remark about a certain pair of boots, Mr. Gessler surprisingly looked at him for a time to withdraw or qualify his statement. ठीक है? After that, he asked the author to get the pair back, and if he could do nothing of them, then he would take them off his bill. ठीक है? जो ऑथर कहता है कि कुछ बूट्स सही नहीं आए, तो बहुत देर तक तो मिस्टर गैसलर उसकी तरफ सरप्राइज होते हुए देखता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे बनाए हुए बूट्स खराब हो सकते हैं। ठीक है, और वो ये चाह रहा होता है कि जो इसने बात बोली है ये उस बात को वापस ले। ठीक है, मतलब ये एक्सेप्ट करे कि मैंने जो बोला है वो गलत है। ठीक है, या फिर अपनी जो बात है ना, जो इसने स्टेटमेंट रखी है कि आपके बूट्स अच्छे नहीं थे, उस बात को जस्टिफाई कर सके। ठीक है, कि अच्छे नहीं थे तो कैसे अच्छे नहीं थे। ठीक है, लेकिन कुछ देर तक रुकने के बाद क्या करता है मिस्टर गैसलर, वो ऑथर से ये कहते हैं कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आपके जो पेयर्स जो खराब आए हैं वो आप मुझे लाके दे दीजिए। अगर वो ठीक होते हैं तो ठीक है, आई विल सी समथिंग, और अगर वो ठीक नहीं होते तो जो आपका बिल है मैं उसमें से उनको डिडक्ट कर दूंगा, जो पैसे हैं वो मैं आपके वापस कर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो इस आंसर को फटाफट से नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So the next question is, students, what was Mr. Gessler's complaint against big firms? कि मिस्टर गेस्लर की जो बड़ी बड़ी फर्म्स थी, कंपनीज थी, उनके अगेंस्ट क्या परेशानी थी या फिर क्या कह सकते हैं शिकायतें थी। आई एम राइटिंग डाउन द क्वेश्चन हियर। व्हाट वाज मिस्टर गेस्लर्स complaint against big firms? ठीक है स्टूडेंट्स, let's see the answer. Mr. Gessler's complaint against big firms that they did not have सेल्फ रिस्पेक्ट। सबसे पहली वो क्या थी उनकी कंप्लेन कि उनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। ये पॉइंट आपको लिखना है, बिकॉज दिस पॉइंट इज ऑल्सो मेंशन्ड इन द बुक। दे गॉट देयर बिजनेस बाय एडवर्टीजमेंट। उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट इसलिए नहीं थी क्योंकि वो क्वालिटी पे काम नहीं करते थे। ठीक है, लोगों को अच्छा प्रोडक्ट नहीं पहुंचाते थे, लेकिन वो बल्कि क्या करते थे, वो सारा पैसा सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट में लगाते थे, नॉट बाय वर्क, अपने काम पे नहीं लगाते थे। ठीक है, एडवर्टीजमेंट में बहुत ज्यादा तारीफ करेंगे अपने प्रोडक्ट की, लेकिन जब लोगों को वो प्रोडक्ट पहुंचेगा तो वो प्रोडक्ट उस लायक नहीं होता, उस लेवल का नहीं होता जितनी वो तारीफ करते हैं। और बड़े बड़े आप कह सकते हैं सेलिब्रिटीज हो गए या फिर जो फेमस लोग हैं उनसे उसका ऐड करवाते हैं, ताकि लोगों को ये लगे कि इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी जब इस ब्रांड का शूज पहन रहे हैं तो ये ब्रांड डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा, और उस एडवर्टीजमेंट में वो बहुत बहुत तारीफें भी करते हैं। लेकिन जब असल में उस ब्रांड को आप अपने पास लाके देखते हैं तो ब्रांड बिल्कुल भी अच्छा, वो प्रोडक्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। Every year the sale of Mr. Gessler is getting less because of them, and soon he will have left with no job. और हर साल क्या होता जा रहा है, जो मिस्टर गेस्लर की जो सेल है वो हर साल कम होती चली जा रही है इन बिग फर्म्स के वजह से, क्योंकि ये अपना काम कैसे चला रहे हैं, एडवर्टीजमेंट करके, झूठा एडवर्टीजमेंट फैला करके। और जो मिस्टर गेस्लर जैसे व्यक्ति जो कि मेहनत करके एक अच्छा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनका काम धीरे धीरे डाउन होता चला जा रहा है। और सून ही विल हैव लेफ्ट विद नो जॉब, और धीरे धीरे एक वक्त ऐसा आएगा जब उनके पास कोई भी कस्टमर नहीं रहेगा और कोई भी काम नहीं बचेगा। तो दिस वॉज हिज कंप्लेंट, इसलिए वो खफा थे बड़ी बड़ी फर्म से। इस आंसर को फटाफट से नोट कीजिए बच्चों, देन वी विल डू द लास्ट क्वेश्चन।
So students, the next question is, why did author order so many pair of boots and did he really need them? कि जो ऑथर है वो बहुत सारे पेयर ऑफ बूट्स ऑर्डर कर देता है, और वो क्यों ऑर्डर करता है, क्या उसको असल में उनकी जरूरत थी भी या नहीं? ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लें पहले। Why did author order so many pair of boots? Did he really need them? क्या उसे सच में उनकी जरूरत थी? तो इसका आंसर देख लेते हैं बच्चों। The author got shocked and filled with sorrow when he knew about the death of Mr. Gessler's elder brother. ठीक है, जब पहली बार जब ऑथर बहुत समय के बाद मिस्टर गेस्लर से मिलने आता है, जब उसे पता चलता है कि जो मिस्टर गेस्लर के बड़े भाई हैं उनका निधन हो चुका है, तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। एंड फिल्ड विद सॉरो यानी कि दुख से भर जाता है। फिल्ड विद सॉरो, सॉरो मीन्स गम या फिर दुख। when he know about the Mr. Gessler's elder brother death, in order to help him, ठीक है, और उसे पता होता है कि अभी मिस्टर गेस्लर बहुत ज्यादा टूटे हुए हैं, तो उनको हेल्प करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ उनको हेल्प करने के लिए he ordered so many pair of boots, और इसीलिए वो बहुत सारे पेयर ऑफ बूट्स ऑर्डर कर देता है स्टूडेंट्स। ठीक है, नो ही डिड नॉट रियली नीड देम, और लास्ट में आप अपने क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे कि उसको उनकी जरूरत नहीं थी, बट स्टिल ही ऑर्डर्ड देम। नो ही डिड नॉट रियली नीड देम, उसे उनकी जरूरत नहीं थी, बट स्टिल वो सिर्फ और सिर्फ मिस्टर गेस्लर की हेल्प करने के लिए उन्हें ऑर्डर कर देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे नोट कीजिए फटाफट से। फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है वर्किंग विद लैंग्वेज। नोट इट डाउन फास्ट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया है। अब आते हैं लर्निंग विद या वर्किंग विद लैंग्वेज के साथ। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको कुछ फ्रेजेस दे रखे हैं। फ्रेजेस क्या होते हैं बच्चों? सेट ऑफ वर्ड्स, ठीक है, जिनका कुछ डेफिनेट मीनिंग रहता है। ठीक है, कुछ फ्रेजेस आपको दे रखे हैं और आपको उनका मीनिंग जानते हुए उनको सही सेंटेंसेस में फिल करना है। ठीक है, आपको फ्रेजेस दे रखे हैं, उसके नीचे फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, जिसमें कि आपको उन्हें फिल करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो पहला सेंटेंस हमारे पास आता है, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग स्पेल ऑफ हीट द वेदर इज लुकिंग अप एट लास्ट। ठीक है, तो इसमें फिलअप में आपको क्या फिल करना है? लुकिंग अप। ठीक है स्टूडेंट्स, लुकिंग अप का मीनिंग होता है, आप साथ ही साथ मीनिंग भी नोट कीजिए। लुकिंग अप मीन्स इंप्रूव। इसका मीनिंग ये है कि एक बहुत लंबे स्पेल ऑफ हीट के, मतलब काफी समय से बहुत ज्यादा गर्मी थी, अब उस गर्मी वाले क्लाइमेट के बाद या फिर वेदर के बाद अब जो वेदर है वो थोड़ा सा इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये है सेंटेंस का मीनिंग। ठीक है, इसको नोट कीजिए बच्चों फटाफट से, इसका मीनिंग लुकिंग अप का। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। वी हैव नो राइट टू डैश ऑन पीपल हु डू स्मॉल जॉब्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आएगा लुक डाउन। लुक डाउन का मीन होता है बच्चों, मीनिंग होता है टू सी एज इंफीरियर। सी एज इंफीरियर यानी कि उनको छोटा समझना। ठीक है, अब इस सेंटेंस को पूरा एक साथ रीड करते हैं। वी हैव नो राइट, हमारे पास कोई हक नहीं है कि हम उन लोगों को दोज पीपल हु डू स्मॉल जॉब्स, जो छोटे छोटे मोटे काम करते हैं, उन लोगों को हम कम समझें या फिर अपने से नीचा समझें। हमारे पास ऐसा कोई राइट नहीं है, ना ही हमें ऐसा करना चाहिए। ये बिल्कुल एक गलत बात है। ठीक है बच्चों, तो लुक डाउन का
का मतलब होता है किसी को अपने से छोटा समझना। लुक इन, टू सी देम एज इंफीरियर, इंफीरियर मतलब अपने से कम समझना। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसको नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। Okay, next sentence is Nitin has always dash his uncle who is a self-made man। ठीक है कि नितिन, आप फिलअप में भरेंगे नितिन हैज ऑलवेज लुक्ड अप टू। लुक्ड अप टू का मतलब होता है बच्चों एडमायर्ड। एडमायर्ड, एडमायर मीन्स प्रशंसा करना। तो नितिन ने हमेशा अपने अंकल की प्रशंसा की है। प्रशंसा करना यानी कि उन्हें दिल से बहुत अच्छा माना है। क्यों? क्योंकि वे एक सेल्फ मेड मैन है, मतलब खुद की मेहनत के बलबूते से बने हुए व्यक्ति हैं। ठीक है, तो इसीलिए वो अपने अंकल की बहुत ज्यादा, कह सकते हैं, आप रिस्पेक्ट करता है या फिर प्रशंसा करता है। तो लुक्ड अप टू का मतलब होता है, अगर आप व्हेन आई से दैट आई लुक अप टू दिस पर्सन, लुक अप टू दिस पर्सन यानी कि मैं उस व्यक्ति की दिल ही दिल में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं या फिर प्रशंसा करता हूं। तो नोट कीजिए बच्चों इसका मीनिंग। अगला सेंटेंस है हमारे पास, द पुलिस आर डैश द मैटर थॉरोली। तो इसमें आएगा द पुलिस आर लुकिंग इनटू द मैटर थॉरोली। लुकिंग इनटू, अब देखो लुकिंग इनटू का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे मैं आगे लिख रहा हूँ। लुकिंग इनटू मीन्स इन्वेस्टिगेटिंग, यानी कि जो पुलिस है वो इस मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो लुकिंग इनटू मीन्स किसी के अंदर झांक के देखना किसी मैटर में, यानी कि उसको इन्वेस्टिगेट करना। ठीक है, तो पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर थॉरोली। थॉरोली मतलब बहुत अच्छे ढंग से, बहुत डीप जाके उस मैटर को वो कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट इट डाउन। अगला सेंटेंस है, इफ यू वांट टू गो आउट आई विल डैश द चिल्ड्रन फॉर यू। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा इफ यू वांट टू गो आउट आई विल लुक आफ्टर द चिल्ड्रन फॉर यू। अगर तुम बाहर जाना चाहते हो तो मैं, लुक आफ्टर मीन्स ध्यान रखना। ठीक है, टू टेक केयर ऑफ, टेक केयर। लुक आफ्टर मीन्स टेक केयर करना, ध्यान रखना। अगर तुम बाहर जाना चाहते हो तो मैं बच्चों का ध्यान रख लूंगा या रख लूंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे नोट कीजिए। अगला सेंटेंस है हमारे पास, आई प्रॉमिस टू लुक इन ऑन योर ब्रदर व्हेन आई विजिट लखनऊ नेक्स्ट। ठीक है, तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं तुम्हारे ब्रदर को लुक इन मतलब मैं एक बार उससे विजिट करने जाऊंगा। टू हैव अ विजिट मतलब एक बार उससे मिलने जाऊंगा। जब हमें कभी कहना होता है ना कि मैं तुमसे मिलने आऊंगा या फिर एक बार मिलने आ जाऊंगा, तो उसे बोलते हैं आई विल कम टू लुक इन, मैं तुमसे एक बार मिलने जरूर आऊंगा। ठीक है, नोट कीजिए इसे। लास्ट सेंटेंस है हमारा, डैश व्हेन यू आर क्रॉसिंग द मेन रोड। ठीक है, इसमें आप फिल करेंगे लुक आउट व्हेन यू आर क्रॉसिंग द मेन रोड। लुक आउट का मतलब होता है बच्चों बी केयरफुल। ठीक है, बिल्कुल सतर्क रहें जब आप मेन रोड को क्रॉस कर रहे हो। बी केयरफुल, ये नहीं कि आप मेन रोड क्रॉस कर रहे हैं और साथ ही साथ आप अपने फोन को भी देख रहे हैं। ठीक है, बहुत से लोग आजकल करते हैं, रोड क्रॉस करते करते फोन भी देख रहे होते हैं। दैट इज वेरी डेंजरस, आपके लिए भी और जो व्हीकल में जो कोई व्यक्ति सामने से आ रहा है उसके लिए भी बहुत डेंजरस हो सकता है। इसलिए जब भी मेन रोड क्रॉस करें यू शुड ऑलवेज लुक आउट। इस वर्ड को हमेशा दिमाग में डाल दें, लुक आउट। लुक आउट मतलब सतर्क रहें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ आपका खत्म होता है वर्किंग विद लैंग्वेज। इसे फटाफट से नोट करते हुए फिर आगे बढ़ते हैं।
ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आपके पास कुछ वर्ड्स होंगे, ठीक है, सेट ऑफ वर्ड्स आपके पास है, जिनमें की शो साउंड, देयर इज अ श साउंड, उसमें उन वर्ड्स में हमें सुनने को मिल रही है। बस अब हमें ये बताना है कि जो श साउंड आ रही है, क्या वो स्टार्टिंग में है, इनिशियल मतलब सबसे स्टार्टिंग में है, मीडियल यानी कि बीच में है, और किन वर्ड्स में वो जो श साउंड है वो फाइनल में है यानी कि लास्ट में है। ठीक है, तो ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो फटाफट से एक बार आप सभी वर्ड्स को रीड कर लीजिए, फिर हम उनको डालते हैं टेबल में, इनिशियल वर्ड्स में और मीडियल में और फाइनल। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए स्टूडेंट्स, फिल करते हैं टेबल को। देखिए इधर जो इनिशियल वाली टेबल बनाई है सबसे पहले, ठीक है, जहां पे कि जो श साउंड है वो आपको स्टार्टिंग में सुनने को मिल रहा है। तो उसमें आप वर्ड्स लिखेंगे। सबसे पहले आता है शीप, ठीक है, शीप, शीप, ठीक है, शीप में जो श है वो सबसे स्टार्टिंग में सुनने को मिल रहा है, दैट्स वाई ये इनिशियल में आएगा शीप। के बाद जो आपका नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट्स, वो है श्रीक, श्रीक, ठीक है, तो श स्टार्टिंग में आया, दैट्स वाई। नेक्स्ट वर्ड है दैट इज शोर, शोर, ठीक है, तो शो जो है स्टार्टिंग में आ रहा है, दैट्स वाई इनिशियल में आएगा। नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट्स आपका श्योर, श्योर, ठीक है, यहाँ पे भी स्टार्टिंग में आ रहा है। और जो लास्ट वर्ड है इनिशियल वाला वो है शू, शू, ठीक है, स्टार्टिंग में शो वर्ड्स, शो साउंड सुनने को मिल रही है, इसलिए ये सारे वर्ड्स किस में आएंगे, इनिशियल में आएंगे। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट है हमारा मीडियल, मतलब जो ये शो साउंड है ये बीच में सुनने को मिल रही है जिन वर्ड्स में, तो उसमें पहला आ जाता है फैशन, फैशन, क्योंकि फै देखो स्टार्टिंग में फै है, लास्ट में नो है, नो साउंड आ रहा है, लेकिन बीच में आ रहा है श साउंड, फैशन, फैशन। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज पोशन, पोशन, ठीक है, यहां पे भी मिडल में आया पो और नो के बीच में शन, पोशन। अगला वर्ड है बच्चों एशेस, एशेस, एशेस यानी कि राख, ठीक है, तो यहाँ पे भी अ और एस के बीच में आ रहा है शॉ, एशेस। नेक्स्ट वर्ड है आपका नोशन, नोशन, नो और नो के बीच में आ रहा है शॉ, नोशन। नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट पुशिंग, पुशिंग, तो पू और इंग के बीच में आ रहा है श, पुशिंग। अब आते हैं बच्चों फाइनल में, जहां पे कि जो शॉ साउंड है वो हमें लास्ट में सुनाई दे रही है। ठीक है, तो पहला वर्ड है ट्रैश, ट्रैश, लास्ट में सुनाई दे रहा है शॉ। नेक्स्ट वर्ड इज मार्श, मार्श, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज एंशियस, एंशियस, ठीक है। नेक्स्ट इज फिश, फिश, ठीक है। नेक्स्ट इज पॉलिश, पॉलिश, लास्ट में सुनाई दे रहा है शॉ। द लास्ट वर्ड इज मुस्टैश, मुस्टैश, मुस्टैश यानी कि मूछें, ठीक है, मुस्टैश। तो ये भी हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको फटाफट से नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, जो आपका लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि कुछ वर्ड्स आपको गिवन है, ठीक है, जिसमें आपको कौन सी साउंड आने वाली है, च साउंड सुनने को मिल रही है। जो इससे पहले हमने पढ़ा था दैट वाज श साउंड, एंड नाउ यू हैव टू लिसन च साउंड। च मींस सी एच, सी एच साउंड, च साउंड जैसे कि आपको आती है व्हेन वी राइट चेयर, चेयर यानी कि कुर्सी, ठीक है, तो चेयर साउंड, च साउंड आ रही है, वही साउंड हमें इसमें भी नोटिस करनी है। तो पहला वर्ड आ जाता है हमारा यहाँ पे फीचर, एफ ई ए टी यू आर ई, भले ही टी यू है, सी एच नहीं है, बट स्टिल हम इसे रीड करते हैं एज अ फीचर, फीचर, तो च साउंड आ रही है, दैट्स वाई ये हमारा पहला वर्ड हो गया। नेक्स्ट में सी एच है, तो ये तो च होगा यहाँ पे।
The word is ARCHERY, that is archery. Archery. Archery means तीरंदाजी. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट वर्ड इज पिक्चर. यहाँ पे देखो TU आ रहा है बट स्टिल साउंड कौन सी आ रही है? च साउंड आ रही है. तो पिक्चर. नेक्स्ट वर्ड इज CH. यहाँ पे रीचिंग. यहाँ पे CH साउंड आ ही रही है. यहाँ पे फिर से TU आ गया तो नेचर. CH आ गया मैचेस. फिर से CH आया रिचेस. रिचेस यानी कि दौलत. और फिर से CH आ गया यानी कि बैच. ठीक है, स्टूडेंट्स की जो बैच होते हैं. और फिर से CH आ गया तो चर्च. तो इस तरीके से हमने चौ साउंड को भी रिकॉग्नाइज किया. तो दिस वाज योर चैप्टर बच्चों. क्वालिटी चैप्टर आपका यहीं पे आज फिनिश होता है. आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोगों से आप इस चैप्टर को फिर से अच्छे से रीड करेंगे. इसके क्वेश्चन आंसर्स, ग्रामेटिकल पोर्शन सबको कंप्लीट करेंगे. अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी करेंगे. ठीक है, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे बच्चों. थैंक यू.